नमस्ते दोस्तों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के सीरीज के लेक्चर नंबर 3 वर्ण विचार के अंतर्गत प्रयत्न पढ़ने वाले हैं। प्रयत्न आप हो सकता है कि आप पहले बार पढ़ रहे हो, क्योंकि 10th क्लास में आपने यह नहीं पढ़ा होगा लेकिन कुछ पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत प्रयत्न को पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। और इसके बाद हमने इसके प्रकारों के बारे में देखा कि ये भी 3 प्रकार के हैं, ये भी 3 प्रकार के हैं, ये भी 3 प्रकार के हैं। और अब हम प्रयत्न पढ़ने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं। यदि आपने अभी तक वर्ण वाला लेक्चर 2 नहीं देखा है, लेक्चर 1 नहीं देखा है प्रत्याहार का, तो आप उसे जाकर के देखिए और अच्छे से समझिए, तब प्रयत्न वाला ये लेक्चर नंबर 3 देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि प्रयत्न किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं कि प्रयत्न कहते किसको हैं। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ है वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास। प्रयत्न का मतलब है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें किया गया हमारे द्वारा प्रयास, वही क्या है, प्रयत्न है। वर्णों के उच्चारण को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए वक्ता को कुछ आंतरिक और बाहरी प्रयास करने पड़ते हैं, जिन्हें प्रयत्न कहा जाता है। यानी कि उच्चारण के समय हम लोग अंदर या बाहर कुछ न कुछ प्रयास करते हैं, जैसे मुंह से हवा निकालना, जीभ के द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी को स्पर्श कराना, ये सब क्या है, प्रयास ही तो है। और ये सब किसके लिए होता है, वर्णों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। तो प्रयत्न किसे कहते हैं, हमने देखा प्रयत्न किसे कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया प्रयास ही क्या है, प्रयत्न है। आगे देखिए, आगे है कि प्रयत्न कितने के प्रकार, प्रयत्न के कितने प्रकार हैं। तो प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखिए अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, पढ़िए, सीखिए और नोट्स बनाते चलिए। आप वीडियो से नोट्स बनाइए, या नोट्स के लिए आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यह आप 12th में पढ़ रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा असहजता महसूस होगा, लेकिन कोई नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, हर बात आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं, यानी कि प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं। उच्चारण से पहले मुखांगों का मतलब है कि मुंह का अंग, जैसे उच्चारण के समय में हम सहायता लेते हैं। जीभ जो है तालु को स्पर्श करता है, मूर्धा को स्पर्श करता है, उन्हीं सभी का बात हो रहा है। का प्रयास, वर्ण बोलने से पहले हमारे मुख के अंदर क्या होता है, यानी कि वर्ण बोलते समय हमारे मुख के अंदर क्या होता है। जैसे क बोल रहे हैं तो क बोलते समय कंठ पे जोर पड़ रहा है, च बोल रहे हैं तो तालु, ट बोल रहे हैं तो मूर्धा, प बोल रहे हैं तो ओष्ठ। तो ये कह रहा है कि हमारे मुख के अंदर क्या हो रहा है, इसे समझाता है। अभ्यांतर प्रयत्न इसे समझाता है कि हमारे मुंह के अंदर क्या हो रहा है। इसके 5 प्रकार हैं।
इसके कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। यानी अभ्यांतर प्रयत्न के 5 प्रकार है। जो मुंह के अंदर की बातों को बताता है उसका 5 प्रकार है। आइए देखते हैं कि किस वर्ण को बोलते समय किस तरह की क्रिया किया जाता है। सबसे पहला है स्पृष्ट वर्ण, स्पृष्ट प्रयत्न, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्पर्श। स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब होता है पूर्ण स्पर्श, जिह्वा का पूर्ण स्पर्श। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है किसी भी एक भाग को, मुंह के किसी भी एक भाग, जैसे तालु हो सकता है, दंत हो सकता है या मूर्धा हो सकता है, पूर्ण रूप से स्पर्श करती होगी तो उसको कहेंगे स्पृष्ट प्रयत्न। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ, य, र, न, म। इन सभी के उच्चारण में किसी न किसी एक मुखांग को यानी मुख के अंग को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाता है। इसीलिए आपने व्यंजन वर्ण के पहले प्रकार जिसका नाम स्पर्श व्यंजन है उसमें पढ़ा होगा कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी कि क से म तक। इसके उच्चारण में जीभ जो है किसी एक भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। उसी बात को यहाँ पर अभ्यांतर प्रयत्न के पहले प्रकार स्पृष्ट प्रयत्न में बताया जा रहा है कि इसके उच्चारण में जीभ किसी एक भाग को, मुखांग के किसी एक भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। आप इसे समझ गए। आगे चलिए दूसरे में देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है इस्त स्पृष्ट प्रयत्न। इस्त स्पृष्ट प्रयत्न यानी थोड़ा स्पर्श। स्पृष्ट प्रयत्न में था कि पूरा स्पर्श, पूर्ण रूप से स्पर्श, लेकिन इस्त स्पृष्ट प्रयत्न में है कि थोड़ा सा स्पर्श करना। जैसे य, र, ल, व। य, र, ल, व के उच्चारण में थोड़ा सा स्पर्श होता है। तीसरा प्रकार देखिए क्या है? विवृत प्रयत्न यानी पूर्ण खुलापन। जब मुंह का पूरा खुलना, मुंह जब पूरा खुलता है जिन वर्णों के उच्चारण में, तो उसे कहते हैं विवृत प्रयत्न। उदाहरण है अ से लेकर के औ तक, यानी कि सभी स्वर अ से लेकर के औ तक। इसमें री और दीर्घ री और री नहीं है, नहीं तो बाकी सारे स्वर हैं। यानी कि इन सभी के उच्चारण में मुंह जो है पूर्ण रूप से खुलता है। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे देखिए चौथा प्रकार इस्त विवृत प्रयत्न यानी कि थोड़ा खुलापन। इसमें क्या होगा? थोड़ा खुलापन होगा, मुंह का थोड़ा खुलना। जैसे श, श, स, ह। क्या है? स, स, श, श, ह। तो इन सभी के उच्चारण में यानी कि स और ह बोलने में मुंह का थोड़ा खुलापन होता है, मुंह थोड़ा खुलता है, इसलिए इसे इस्त विवृत प्रयत्न कहते हैं। आगे देखिए संवृत प्रयत्न किसे कहते हैं? पांचवा प्रकार है अभ्यांतर प्रयत्न के पांचवा प्रकार। मुंह थोड़ा बंद, यानी कि मुंह इसमें थोड़ा बंद लगता है। जैसे अ, जैसे ह्रस्व अ, जैसे लघु स्वर का उच्चारण, यानी कि ह्रस्व स्वर में जो अ आता है उसके उच्चारण में मुंह थोड़ा खुलता है, इसलिए अ को संवृत प्रयत्न कहा जाता है। इस तरह से हमने अभ्यांतर प्रयत्न देखा। अभ्यांतर प्रयत्न में क्या दिखाया गया है कि मुंह के अंदर वर्णों के उच्चारण के समय हम मुंह के अंदर कौन सा प्रयास कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया कि स्पृष्ट प्रयत्न में क्या होगा?
तो जीभा पूर्ण रूप से स्पर्श करेगी मुखांकों के किसी एक भाग को। इष्ट स्पृष्ट में क्या होगा, तो हल्का स्पर्श करेगी। विपरीत में क्या होगा, तो मुंह पूरा खुलेगा। इष्ट विपरीत में क्या होगा, तो थोड़ा खुलेगा। और संवृत में क्या होगा, तो मुंह थोड़ा बंद रहेगा। आगे देखिए प्रयत्न के दूसरे प्रकार, बाह्य प्रयत्न के बारे में कि बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्ण निकलते समय स्वर यंत्र और वायु का व्यवहार, यानी कि हवा और गुंजन घोष का व्यवहार किस तरह से होता है, हम यह बाह्य प्रयत्न में देखने वाले हैं। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं उस समय गले, सांस और आवाज का क्या रोल होता है, इसी को बाह्य प्रयत्न में समझाया गया है। इसके 11 उप प्रकार हैं, यानी कि बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए सबसे पहला प्रकार, बाह्य प्रयत्न का सबसे पहला प्रकार विवार प्रयत्न। तो विवार प्रयत्न कह रहा है कि कंठ खुला, वायु आसानी से निकले, यानी कि गला खुला होता है और आवाज आसानी से निकलती है। विवार प्रयत्न में गला खुला होता है और आवाज आसानी से निकलती है। जैसे सभी स्वर को बोलते समय, जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। आगे देखिए दूसरे प्रकार को, आप क्या कीजिए कि लिखते चलिए, क्लास से ही नोट्स बनाइए, बाद में PDF को भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में आता चले सब कुछ। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। देखिए दूसरा प्रकार क्या है, संवार। कंठ बंद या वायु का नियंत्रित प्रवाह, यानी कि गला थोड़ा बंद होता है और आवाज को रोका जाता है। उदाहरण है क, प, ट आदि स्पर्श व्यंजन। आगे देखिए तीसरे प्रकार को, तीसरा प्रकार है श्वास। वायु का स्पष्ट प्रवाह तीसरा प्रकार है श्वास। श्वास कहता है कि वायु का स्पष्ट प्रवाह जिन वर्णों के उच्चारण में होगा वह श्वास प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। जैसे सभी महाप्राण वर्ण, जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब, भ, ये सब हो जाएंगे श्वास। आगे है चौथा नाद प्रयत्न। नाद प्रयत्न कहता है कि स्वर यंत्र से उत्पन्न गुंज, यानी आवाज गूंजती है। उदाहरण ग, घ, द, ब, म, इन सभी के उच्चारण में गला पे ज्यादा जोर पड़ता है और आवाज आपको लगेगा जैसे गूंज रहा है। अगला जो है अब घोष है, यानी कि गुंज पर आधारित 2 प्रकार है, लेकिन ये बाह्य प्रयत्न के ही प्रकार है। जैसे चौथा के बाद आएगा पांचवा प्रकार घोष, या इसी को सघोष भी कहते हैं। और आपने इसको अलग से पढ़ा होगा, आपने ये पूरा समृत, इष्ट समृत, विवृत, ये प्रयत्न सब नहीं पढ़े होंगे। आपने सीधा प्रयत्न के नाम पर 4 प्रयत्न पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे घोष, दूसरा घोष, तीसरा अल्पप्राण, महाप्राण, लेकिन पूरा प्रयत्न ये सारे होते हैं। आपको ये 4 प्रयत्न हिंदी में पढ़ा जाते हैं, संस्कृत में ये सारे प्रयत्न होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 12th में भी क्वेश्चन आता है 1-2 और आगे चलकर तो इसका काम आएगा ही, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो घोष स्वर क्या है, आइए देखते हैं। स्वर यंत्र का कंपन, यानी कि गले में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण घोष वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन य, ल, व और ह घोष वर्ण होते हैं, यानी कि इसके उच्चारण में गला में कंपन होता है। वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां तथा य सभी स्वर तथा य, ल, व और ह घोष वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सभी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां का मतलब है कि क वर्ग जैसे है तो पहला इसका क्या होता है, पहला, तीसरा, 5वां बोल रहे हैं, तीसरा, चौथा, 5वां क्या है, एक बार और देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां।
यानी कि कवर का तीसरा चौथा पांचवा है तो ग है, घ है, अंग है। चौवर का तीसरा चौथा पांचवा ज, झ, य। टवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ड, ढ, र। तवर्ग का तो द, ध, न। पवर्ग का तो ब, भ, म। इस तरह से तीसरा चौथा पांचवा हर वर्ग का और पूरा स्वर, उसके बाद अंतस्थ यानी य, र, ल, व और ह, ये सारे होते हैं घोष। यानी कि इन सभी के उच्चारण में कंपन होता है, गले में कंपन होता है। आगे देखिए दूसरा प्रकार है अघोष। अघोष प्रयत्न किसे कहते हैं? तो स्वर यंत्र का कंपन नहीं, यानी कि इनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा उस व्यंजन वर्ण जैसे तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत श अघोष वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श। तीसरा, श्वास की तीव्रता के आधार पर है तो वायु प्रयत्न का प्रकार ही, लेकिन इसको एक अलग से नाम दिया गया। श्वास की तीव्रता के आधार पर दो है, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा। अल्प प्राण प्रयत्न क्या कहते हैं? तो कम वायु का प्रवाह। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु का प्रवाह होता है उसको अल्प प्राण प्रयत्न कहते हैं। इसमें वर्ग का प्रत्येक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व आता है। समझ गए? आगे देखिए महाप्राण, तो अधिक वायु का प्रवाह। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत श, ह आता है। यानी कि इन सभी के उच्चारण में वायु का अधिक प्रवाह होता है। जैसे घ, घ बोलने में ज्यादा मुंह से हवा निकलता है, वायु निकलता है, अपेक्षाकृत ग के। जैसे ग से पहले क बोलिए, क, ख। अब बोल करके अपना हाथ मुंह के आगे कीजिए और बोलिए क और ख बोलिए। आप देखिए कि किसके उच्चारण में ज़्यादा मुंह से हवा निकल रहा है। तो ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि दूसरे और चौथे वर्ण पर जब हम आ रहे हैं किसी भी वर्ग के, या तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत श, ह जब बोल रहे हैं तो ज़्यादा निकल रहा है अपेक्षाकृत पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण से। आगे देखिए स्वर लय आधारित, यानी कि कुछ प्रयत्न स्वर लय आधारित भी है जो बाह्य प्रयत्न है। जैसे नौमा है उदात्त। अब उदात्त क्या होता है? तो उदात्त प्रयत्न का मतलब है उच्च स्वर, यानी कि ऊंचा आवाज। वेद पाठ पढ़ते हुए इसका उपयोग किया जाता है। अनुदात्त प्रयत्न क्या होता है? तो निम्न स्वर, जब हम किसी वर्ण को निम्न स्वर में धीरे धीरे बोलते हैं तो उसको कहते हैं अनुदात्त प्रयत्न। सामान्य वाचन स्वर, यानी कि सामान्य जो हम लोग बोलते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। इस तरह से जो हम लोग सामान्य पढ़ते हैं वो आता है अनुदात्त प्रयत्न में। और सबसे अंतिम बाह्य प्रयत्न का सबसे अंतिम प्रकार, उप प्रकार है स्वरित प्रयत्न। पहले ऊंचा फिर नीचा स्वर, यानी कि पहले ऊंचे स्वर में बोलना है, जोर से बोलना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे स्वर में आना है। उदाहरण है वैदिक मंत्रों के में विशेष लय वाला स्वर। वैदिक मंत्रों में जो विशेष लय वाला स्वर होता है उसको स्वरित प्रयत्न के आधार पर पढ़ा जाता है। इस तरह से हमने प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। इन दोनों प्रयत्न के प्रकारों को भी पढ़ा। और अब आइए जो वर्ण विचार के अंतर्गत जो आता है सबसे अंतिम टॉपिक, वह है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को हम समझते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जहाँ से वर्णों को उच्चारित किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 7 उच्चारण स्थान हैं। यानी वर्णों को उच्चारण, कि वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, इस बात को समझना, इस बात पे गौर करना ही क्या है उच्चारण स्थान है। संस्कृत में मुख्य रूप से आपसे पूछे कि संस्कृत में मुख्य रूप से उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 7 हैं। आइए देखते हैं इसको क्या कहाँ कहाँ
किस स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। जैसे स्थान यहाँ दिया है, यहाँ वर्ण दिया है। जैसे पहला है कंठ, तो कंठ से बोला जाता है क ख ग घ अंग ह अ आ अह। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, तालु से बोला जाता है च छ ज झ ञ य स ई। उसके बाद है मूर्धा, तो मूर्धा से उच्चारित किया जाता है ट ठ ड ढ र स री ऋ। दंत से उच्चारित किया जाता है त थ द ध न लृ स ल। ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है प फ ब भ म उ। नासिक से उच्चारित किया जाता है नासिक यानी नाक से, जिसके उच्चारण में नाक पे जोर पड़ता है। जैसे हर वर्ग का पंचमाक्ष है, जैसे अंग य र न म और अंग, इन सभी को नासिक वर्ण कहते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में वो आएगा व। आगे देखिए, आगे है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में ओ औ और कंठ तलाबे में ए ऐ आएगा। अभी तो हमने सीधा इसको सामान्य रूप में लिख कर लाया था, लेकिन संस्कृत में इस सभी का यानी कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसका सूत्र होता है। आइए उन सूत्रों को भी देख लेते हैं। वहाँ पर नहीं लिखने का कारण था कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट गड़बड़ा रहा था, इधर उधर हो जा रहा था, इसलिए हमने नीचे लिखा है। टॉपिक क्या है कि उच्चारण स्थान के लिए संस्कृत में दिए गए सूत्र। ये उच्चारण स्थान के संस्कृत में क्या सूत्र है। सबसे पहला है कंठ के लिए कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आप इसको याद कर लीजिए। आपसे ये पूछ सकता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो आपको याद रहेगा कि कंठ से कौन कौन वर्ण बोला जाता है, तो आप उसमें से देख करके ऑप्शन में सही टिक मार सकते हैं। जैसे ऑप्शन दे देगा कि क, उसके बाद ऑप्शन है ए, उसके बाद है ई, उसके बाद है लृ। तो आप जानते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम यानी कि कंठ से कौन कौन सा उच्चारण होता है, तो कंठ से क उच्चारित होता है, इसलिए आप मारिएगा सही। तो आप इसको लिख लीजिए। दूसरा है तालु के लिए इच्युशानानाम, इच्युशानानाम तालु, इच्युशानानाम तालु। तीसरा है ऋटुर्षानाम मूर्धा, ऋटुर्षानाम मूर्धा। उसके बाद है लृतुषानाम दंता, लृतुलसानाम दंता। पांचवा है उपुपध्यमानियानाम ओष्ठौ। उसके बाद है यम अंग नानम नासिक, ईदयितो कंठ तालु, ओदयतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। उसके बाद है सबसे अंतिम जिहा मूल्यस्य जिहा मूल्यम, यानी कि अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत वर्ण लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि उपध्यमान्य और जिहा मूल्य, तो उसी के बारे में बात हो रहा है कि इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिहा मूल्य होता है, जिसका सूत्र क्या है जिहा मूल्यस्य, जिहा मूल्यस्य जिहा मूल्यम, यानी कि इन दोनों का उच्चारण स्थान जिहा मूल्य से होता है। आइए इनसे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हम इसलिए कराते हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले कुछ प्रश्न प्रयत्न पर आधारित दिया गया है। जैसे सबसे पहला है स्पृष्ट प्रयत्न किस प्रकार का होता है, तो हमने अभी देखा कि स्पृष्ट प्रयत्न में क्या हो रहा है, तो पूर्ण रूप से स्पर्श हो रहा है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से स्पर्श हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए, मुख का संकुचन यानी मुख बंद है, नहीं, ये नहीं होगा। पूर्ण खुलापन, ये भी नहीं होगा। थोड़ा खुलापन, ये भी नहीं। क्या है, पूर्ण स्पर्श, पूरी तरह से स्पर्श हो रहा है। आइए देखिए, इस स्पृष्ट प्रयत्न में जिह्वा का क्या कार्य होता है, तो इस स्पृष्ट में जिह्वा का कार्य क्या है, तो जीभ जो है किसी भी मुखकांग के किसी भी एक भाग को हल्का सा स्पर्श कर रही है। क्या, हल्का सा स्पर्श कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही।
आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि विपरीत प्रयत्न में मुख की स्थिति कैसी होती है। मुख थोड़ा बंद, गले का कंपन, पूरी तरह खुला, मुख थोड़ा खुला। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसके उच्चारण के समय मुख जो है थोड़ा बंद होता है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि महाप्राण प्रयत्न में वायु का प्रवाह कैसा होता है। महाप्राण प्रयत्न में वायु का प्रवाह कैसा होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि महाप्राण तो वैसा वर्ग का वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुंह से वो अधिक मात्रा में वायु का प्रवाह हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन के अल्प प्राण प्रयत्न में वायु का प्रवाह कैसा होता है। अधिक होता है, गले का कंपन होता है, मुख का संकुचन होता है, कम वायु गलता है। तो अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क्या होता है कि कम से कम वायु निकलता है, तो कम वायु का प्रवाह। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घोष प्रयत्न में स्वर यंत्र का क्या होता है, यानी कि गुंज कैसा रहता है। तो कंपन नहीं होता है, सांस तेजी से होती है, मुख खुला रहता है, कंपन होता है। तो घोष वर्ण में क्या होता है, कंपन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अघोष प्रयत्न में स्वर यंत्र का क्या काम होता है। तो इसमें क्या होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है। अब जो क्वेश्चन है वो उच्चारण स्थान से संबंधित, जैसा क्वेश्चन है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, तालु, मूर्धा, दंत क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ल, और ल आप ध्यान से देखिए कि ल के उच्चारण में जीभ कहाँ सट रहा है, ल। तो ल के उच्चारण में आप पाइएगा कि जीभ जो है दांत में सट रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ह का उच्चारण स्थान है। ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। आप ध्यान से देखिए, ह बोल करके ह का उच्चारण कीजिए, आपको पता चलेगा कि जीभ बीच में ही अटक रहा है और आवाज कहाँ से आ रहा है, गले से आ रहा है, गले पे जोर पड़ रहा है, इसलिए हो जाएगा कंठ। 10 नंबर क्वेश्चन है आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान है। तो व दंतोष्ठ होगा, कंठोष्ठ होगा, कंठ तालव्य या ओष्ठ होगा। तो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है कि व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज का उच्चारण स्थान है ज। आप पाइएगा कि ज के उच्चारण स्थान में दांत के ठीक ऊपर वाला जो दांत है उसके ठीक ऊपर वाला मांसपेशी में सट रहा है और उसको कहते हैं तालु। तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का उच्चारण स्थान है। तो दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है या ओष्ठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए है तो कंठ तालव्य। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें नासिक वर्ण कौन है। नासिक यानी नाक से बोलने वाला। क है, क नहीं है। वर्ण नासिक वर्ण कौन होता है, वर्ग का पंचमाक्षर और अंग। आ है नहीं, ध है नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, य। इसका आंसर हो जाएगा य, क्योंकि य च वर्ग का पंचमाक्षर है, य। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि त का उच्चारण स्थान है। तो त बोलते समय आप पाइएगा कि दांत में सट रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। इस तरह से इस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितना भी सरल तरीका से समझाया जा सकता था, हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको उन सरल तरीका से समझाया जाए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अंततः हम इतना ही कहेंगे कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भी भेजिए, ताकि वो लोग इस क्लास से वंचित न रह सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। और इस ज्ञान पे क्रिया करते रहिए, यानी हमेशा इसको देखते रहिए, है ना श्लोक, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। अगर इस ज्ञान पर जो आप अभी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से, इस पर क्रिया नहीं कीजिएगा, इस पर काम नहीं कीजिएगा तो ये भार के समान हो जाएगा। आप लोग अगर इस
क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और हम अभ्यास भी कराते हैं, जो ये अभी क्लास चल रहा है इसका अभ्यास भी करवाते हैं अपने छात्रों से, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।